हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे अतीत, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 8 की, हमारे अतीत भाग 3, उसके अध्याय 1 को पढ़ाने वाला हूं। यानी कि इतिहास का जो बुक है आप लोगों का कक्षा 8 का एनसीईआरटी का, उसका अध्याय 1 है, उसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ और सारी क्लासेस आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बीच के किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है कि रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पता चल जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आज के जो कोर्स है, आज का जो क्लास है, वो मैं क्लास 8 का यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, और मेरा ये मोटिव है कि कोई भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए, जिससे मेरा टारगेट जो है वो पूरा हो सके। कि आपको मैं चाहता हूँ कि क्लास ख़त्म होने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद हो जाएं। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकें। तो सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक जो भी 15-20 मिनट की क्लास होगी उसको सुनना है, उसको समझना है, जो भी मैं एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कैसे, कब और कहाँ। पहला अध्याय है, इसको देखेंगे। बेसिकली इसमें अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया है, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं पढ़ाने जब स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रीड करता हूँ, रीड करके यहाँ पे रीड करके चैप्टर बताता हूँ, जिससे आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग लिखी गई है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों के ये कहते हुए सुना होगा, सिंपल सी बात है, सुना ही होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है सब्जेक्ट, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आप खुद बताइए। अगर इतनी ही ये रटने वाली चीज़ होती, बोरिंग होती, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते होंगे आप लोग कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, इसलिए ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे आगे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, पहले कैसे था, अब कैसे है। तो सिंपल सी बात है कि पहले की चीज़ों की तुलना अब से करेंगे तो एक तरीके से ये इसमें तारीखों का बात तो होगा ही होगा। अब यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ चीज़ें हमने देख रखा है, वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सब के सामने कभी न कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसा सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक हो। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। आप चाय पीते हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं, कि अभी आप खुद सोचिए कि ये चाय की शुरुआत कब से हुई थी, कॉफ़ी की शुरुआत कब से हुई थी। ये कोई उत्सुकता वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल उत्सुकता वाली बात है। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झाँकते हुए, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और खिड़की के बाहर झाँकते हुए आप सोच रहे हैं कि क्या इस रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार करते थे? अगर रेलगाड़ी नहीं थी, अगर आपको यहाँ से 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो कैसे जाते होंगे उस समय के लोग? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारी चीज़ें आपको उत्सुक करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हिंदुस्तान बाई जे रेनल 1782। यहाँ पे ब्राह्मण ब्रिटेनिका को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयारी किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। किसको सौंपा था? रेनेल को। किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब सौंपा था? 1782 ईस्वी में। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिका को सौंप रहे हैं, मानो वे अब उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। गतिविधि है, चित्र में देखिए, यहाँ पे देखिए दिखाया गया चित्र 1 में, को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। जो ये फिगर है आपका, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीना के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत हो सकता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। अब जाहिर सी बात है, अब आपसे कोई पूछे कि भारत के लोग चाय पीना कब से शुरू किए थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई एग्जैक्ट डेट कब से शुरू किए थे? नहीं बता सकते। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे इसका चलन हुआ था। ठीक है, तो इसका कोई एक डेट फिक्स कर देना नहीं हो सकता। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सभी अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदल कर दिखाई देना शुरू हो गई। अब यहाँ पे देखें लिप्टन टी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ये लिखा गया लिप्टन टी, अभी भी आता है लिप्टन टी, आप देखे होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये चाय है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा की ताजपोशी हुई, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। जाहिर सी बात है, कब कौन मरा वो डेट फिक्स है। उसके बाद उस गद्दी पे कौन बैठा, किस दिन बैठा, ये भी बताया जा सकता है। उसके घर बच्चा कब पैदा हुआ, राजा के घर, ये भी बताया जा सकता है। इस चीज़ के लिए क्या है, तिथि आप डेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा, कक्षा 6-7 में आपने देखा होगा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब यहाँ पे देखेंगे उसके चाय के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने की, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं ध्यान दीजिएगा। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। यहाँ पे देख लीजिए फिगर, एक बार फिर से देख लीजिए। ये महल है भारत का। ये विक्टोरिया का जो लड़का बच्चा था, क्या नाम था उसका, राजकुमार का, राजकुमार आर्थर। कौन सी तारीखें अब यहाँ पे देखेंगे हम। कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियाँ बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं।
एक उदाहरण पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते हैं थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नरों जनरलों हेस्टिंग बेलेल्जी, वेटिंग, डलहौजी, इनके बारे में पढ़ाई है। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी न खत्म होने वाला सिलसिला भी ही छाया रहा है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। मतलब हमारा जो इतिहास था इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जो जनरल थे, अधिकारी थे, गवर्नर थे, वायसराय थे, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। इन्होंने कौन सी नीति बनाई, ये कब वायसराय बने, कब इनकी मृत्यु हुई, इनके नियम कानून क्या हैं। जैसे लगता था उस समय कि और कुछ भी उस दुनिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्हीं के आसपास इतिहास को घुमाया जाता था। यहाँ पे देखिए, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग का फिगर दिखाया गया है। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? हम ये तो कह देते हैं ये अवधि, इनका शासनकाल की अवधि तब 1700 से 1800 थी, तो ये हम कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल, अब इस चैप्टर में अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है, जेम्स मिल के बारे में बताया गया है। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में इनको बांटा गया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देगी। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम कालखंडों में नहीं डिवाइड करेंगे तो हम ब्रिटिश शासनकाल में कैसा था केंद्रीय भारत, मुस्लिमों के शासनकाल में कैसा था, हिंदुओं के शासनकाल में कैसा था भारत का हिसाब किताब, तो वो कैसे हमको पता चलेगा? जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मिल का बेसिक ये मानना था कि भारत में जो अंग्रेज आए थे वो भारत के लिए अच्छा था, भारत के विकास के लिए अच्छा था, इनका ये मानना था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था।
इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के पूरे सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब अंग्रेज को ये उन्होंने सलाह दिया कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर वो कब्जा कर लें, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका सोचना सही था या गलत था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल गलत। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना है चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो इतिहासकार थे वो कैसे देखते थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अब अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, क्या उस समय समानता थी? क्या स्वतंत्रता थी? नहीं थी। तो कैसे कह सकते हैं कि उनके शासनकाल में सारी चीज़ें सही थी? न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, क्योंकि वो खुद यहाँ पर रहने नहीं आए थे, देश का विकास करने नहीं आए थे। वो यहाँ की समृद्धि को देख के आकर्षित हुए थे, यहाँ से सारी चीज़ों को ले जाके अपने देश का विकास कर रहे थे। ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, औपनिवेशिक। इसके बारे में देखेंगे आगे औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि औपनिवेशीकरण अब किसे कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अब आपकी बुक का नाम तो आपको पता ही है, हमारे अतीत। ठीक है, जिसका मतलब होता है कई अतीतों का पर केंद्रित। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? अब इसके बारे में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये चीज़ बातें अभी पढ़ेंगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। इतिहासकार क्या करते थे? उनके जो अंग्रेज़ों के द्वारा अभिलेख बनाए गए थे, रिकॉर्ड बनाए गए थे, उनको पढ़ते थे, तब उनको पता चलता था इतिहास में क्या हुआ। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए।
तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। खुशनबीसी या सुलेख नबीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक, अब यहाँ पे देखिए फिगर जो दिखाया गया क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में इसे बनाया गया था। यह नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ था। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था बाद में पढ़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, यहाँ पे जो भेजी गई रिपोर्ट उसको देखते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई से जो मिला था ये देखिए, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से जो आया था वो दस्तावेज, जिसको देखिए 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम से क्या आया था देखिए, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5/21/46, यानी कि ये 21 मई 1946 को भेजा गया था गृह विभाग यानी कि भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे आगे देखिए, तकनीकी भी फैलने लगी थी। अब 19वीं शताब्दी में इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब आपको पता चलेगा कि भारत का जो नक्शा है वो कैसे बनाया गया था। ठीक है, ये नक्शा आप देखते हैं, ये नक्शा बना कैसे था, इसके बारे में आप देखेंगे। बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए थे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पौधा है, सलीफे का पौधा, 1770 के दशक का। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे है आगे, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के एक विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी जानकारियाँ, अब यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया, देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर थी 1832 ईस्वी में। ध्यान से देखेंगे कि सर्वेक्षण के में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर देना चाहता था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंग्रेज़ों के बारे में दिखाया गया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। तस्वीरों के को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उससे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में अभी आगे पढ़ेंगे। वो ऐसा दिखाते थे फिगर के द्वारा, चित्र के द्वारा, जिससे वो सही बने रहें और जो हमारी भारतीय जनता थी जो विद्रोह कर रहे थे उनको गलत दिखाया गया था। रिकॉर्ड है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं जो ऊपर छोड़ा था हमने। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को अब बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। आगे पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा बचा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, फिर से याद करेंगे। अभी आगे के जो वीडियो मैं बताऊंगा पढ़ाने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो बनाऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा इस चैप्टर के में आए हुए सारे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन करने का खुद से इसका क्वेश्चन आंसर करने का खुद से प्रयास करिएगा। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक का बटन, उस पर क्लिक करके लाइक कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए NCERT हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, या फिर किसी बोर्ड की क्लासेस आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्लास ले लूँगा। सिर्फ आपको एक कार्य करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों की क्लास लूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। और नोटिफिकेशन बेल के लिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब के साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास लूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी क्लासेस लेने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।